नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप सब देख रहे हैं पब्लिक मीडिया। आज हमारे साथ हैं रीना भट्टी। जी हाँ, रीना भट्टी उसी शख्स का नाम है जिन्होंने बहुत ही कम समय में रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। 2019 चादर ट्रैक से मैंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया था और चादर ट्रैक के बाद में फिर एएमसी बीएमसी कंप्लीट किया, देन माउंट किलिमंजारो किया। और उसके बाद में फिर आप सबको पता है कि कोविड आया था और कोविड में कोई क्लाइंब नहीं कर पाया क्योंकि सब लोग घर पे कैद थे और उसमें मैं भी कैद थी और मेरा सपना भी। और उसके बाद में फिर क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट है, इतना एडवेंचर गेम है तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट लगता है, इतना एक्सपेंसिव गेम है, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्पॉन्सर ना होने की वजह से या मेरे पास इतना फंड ना होने की वजह से 22 में मेरे को एवरेस्ट क्लाइंब करना था, बट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि क्यों ना इतना अमाउंट मैं एक बार इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ, बट क्यों ना छोटे छोटे माउंटेन तो मैं क्लाइंब कर ही सकती हूँ। तो 17 आवर्स में माउंट ग्यात्से और माउंट जोजेंगो, लद्दाख की दो पीक है 6000 की, मैंने क्लाइंब की है। उसके बाद में हर घर तिरंगा एक कैंपेन चला था, उसी को कंटिन्यू करते हुए यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक मैंने क्लाइंब की, माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट विद इन 24 आवर्स, और मैं भारत की पहली महिला बनी। और 23 में एवरेस्ट और लोत्से मेरा एक्सपीडिशन था, बट 50 मीटर से मुझे वापस आना पड़ा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर अमाडाबलम, काला पत्थर और आइलैंड पीक हम लोगों ने क्लाइंब किया था। और अमाडाबलम में मैं नेशनल की बात करूं तो भारत की तीसरी और अपनी हरियाणा की पहली लड़की बन पाई। और इसी के बीच में चलते हुए 24 का मेरा जो मिशन था वो माउंट धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट था, बट धौलागिरी वाइंड अप हुआ तो उसके साथ में ही एवरेस्ट बचा था, तो एवरेस्ट के साथ में ही मैंने 23 का जो मेरा प्रोजेक्ट था उसी को साथ में रखा। और अभी 24 में एवरेस्ट और लोत्से विद इन 20 आवर्स मैंने क्लाइंब किया है। और आई एम द फास्टेस्ट फीमेल पर्सन ऑफ इंडिया हु क्लाइम्ड टू 8000 माउंटेन इन 20 घंटे और 50 मिनट। देखिए, ये तो हम सभी को ही पता है कि माउंटेनियरिंग का जो गेम है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और एज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने ये फंडिंग कहाँ से रेस की। 23 में मेरा क्राउड फंडिंग से हम बोल सकते हैं। पर्सनल मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ, जितना भी पर्सनल मेरा 7 to 8 ईयर्स में जो भी मैंने इकट्ठा किया था वो, और उसके बाद क्राउड फंडिंग से मेरी हुई, कैंटाबिल ने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो ऐसे करके मेरा कंप्लीट हुआ। बट 24 में जो मेरा एवरेस्ट और लोटसे और माउंट धौलागिरी का फंड था वो सब्रवाल सर ने और भाई अनूप बालकिया, दीप भाई ने, जिनका एवीपीएल एग्रीकल्चर ड्रोन का कंपनी है, हासिल सिसाई से बिलोंग करते हैं वो। और उसके बाद कैंटाबिल ने 23 और 24 दोनों में मुझे स्पॉन्सर किया, तो ऐसे करके कंप्लीट हुआ। तो देखिए, जैसे हमने फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करी, इस गेम में मेंटल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने मेंटल जो आपकी हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है, उन दोनों को कैसे आपने मेंटेन किया। 23 में मैं नॉर्मल रनिंग, साइकिलिंग और अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करती थी। बट 23 जब 50 मीटर से मुझे वापस आना पड़ा और 3 महीने मुझे लग गए उसकी रिकवरी में, मैं फुली डिप्रेशन मोड में रही हूँ। क्योंकि देखो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, 35 लाख मैंने स्पेंड किए और उसके बाद सडनली मुझे 50 मीटर से वापस आना पड़ा, तो जायज़ सी बात है कि मेंटली बंदा हिल ही जाता है। तो ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट है, जहाँ पे कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपको चीयर्स करने वाला नहीं है। उसके बाद जितना भी मतलब मेंटली 13 आवर्स 14 आवर्स आपको कंटिन्यूसली चलना है, तो कोई आपको ताड़ियां बजा के कोई ये नहीं करने वाला कि अरे तुम करो। तो खुद को ही मोटिवेट करना है। जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उस चीज़ पे काम करूं। और 24 में जब एवरेस्ट क्लाइंब के लिए मैंने बोल दिया था कि हाँ मुझे क्लाइंब करना है, तो फैमिली से दूर रह के हर एक चीज़ का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को समझा और अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि खुद के लिए खुद ही जंग लड़नी है। तो ऐसे करके योगा और मेडिटेशन पे थोड़ा फोकस बढ़ा है, तो इसीलिए ये सब हो पाया।
तो देखिए, और भी फ्यूचर माउंटेनियर्स हैं जिनका सपना होगा फ्यूचर में माउंटेन को क्लाइम करना, उनको आप क्या एडवाइसेस देना चाहेंगे और उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइसेस देना चाहेंगे? पेरेंट्स को अगर मैं बात करूं तो इतना ही कि अपने बच्चे पे अगर उनका इंटरेस्ट है तो अपने बच्चों पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर अगर गट्स हैं तो उनका सहयोग करें, उनका साथ दें और उनको कहीं न कहीं पे एक बच्चा चलो गलत डिसीज़न ले लेता है या अच्छा भी डिसीज़न ले लेता है तो अ, जब वो बड़े हैं तो वो देखें कि उस उनके लिए अच्छा क्या है। उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं उनको। तो वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के बीच में। और अगर कोई भी बच्चा माउंटेनिंग में आना भी चाहता है तो देखो एक्सपेंसिव गेम तो है, नो डाउट, बट उसके साथ साथ अगर फिजिकली हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे को ये लगता है कि ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे 30% फिजिकल और 70% मेंटली गेम है। क्योंकि 1 घंटे तक आपका बॉडी पूरा ड्रेन हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, 30% माइंड काम करना बंद कर देता है ऑलरेडी। तो ये सब जब चीज़ें हैडल्स आती हैं तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए वो सब रहता है। और बाकी अगर नॉर्मल उसकी बात करूँ इतना महंगा गेम होने के बावजूद भी तो हर जब घर से बाहर निकलते हैं तो हैडल्स तो बहुत आते हैं। इस गेम में भी बहुत सारे हैडल्स हैं। तो धीरे धीरे अपने आप पर विश्वास करें, उस प्रोसेस पे विश्वास करें तो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो सकती हैं, बट कंटिन्यूसली मेहनत करना बहुत जरूरी है। देखिए, फिजिकल हेल्थ का हम कैसे ध्यान रखेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नीचे देखा जाता है और मेंटल हेल्थ की बहुत ही केयर नहीं की जाती है। तो जो बच्चे आज डिप्रेसिव फेज से गुजर रहे हैं, एज समवन जो अपने डिप्रेसिव फेज से जिसने खुद को निकाला है, आप उन लोगों को, उन बच्चों को क्या एडवाइसेस देना चाहेंगे? सिर्फ इतना ही कि पहले तो देखो कि क्या चीज़ आपके ऊपर हैवी हो रही है और उसको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात कि आज हम है ना अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से बात ही नहीं करते। ये उनको ये लगता है कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो वो पता नहीं क्या सोचेगा। ये पहले ये थॉट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों को शेयर करें। शेयर करने से हो सकता है आप बहुत बड़ा सोच रहे हो कि अरे मैं इतना डिप्रेस हूँ, उस चीज़ को लेके वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। क्योंकि जब एक नेगेटिव थॉट आता है तो हजार ऐसे नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में घर कर लेते हैं। तो उस थॉट को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो हो सकता है आपका दोस्त बहुत अच्छा सोल्यूशन दे और आप उस चीज़ से निकल पाओ। और पेरेंट्स के साथ में जब टाइम आप स्पेंड करते हो तो कहीं ना कहीं हर मोमेंट पे क्योंकि मोस्टली हम अपनी फैमिली के साथ में ही रहते हैं तो फैमिली हेल्प करती है उस चीज़ को निकलने के लिए। और धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करें। अगर कोई एक चीज़ आपके माइंड पे हैवी हो रही है तो आप दूसरी चीज़ भी तो अच्छा कर रहे हो। जो अच्छा करे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज बात करूं तो ये बोल देते हैं कि अरे मेरे इतने दोस्त हैं, बट क्या वो दोस्त सच में दोस्त हैं? ऐसे दोस्तों का साथ होना बहुत जरूरी है जो आपकी गलतियां बताए, जो आपको मोटिवेट करे। आप गलत हो तो गलत बताए कि नहीं भाई तू यहाँ पे गलत है, इसको ठीक कर। वो दोस्त होना बहुत जरूरी है आपके साथ में। तो दोस्तें भी बनाएं तो ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, एक दोस्त भी होगा तो बहुत अच्छे से हैडल्स जो आएगा वो मिलके कवर कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि दोस्ती का चूज़ करना भी और ऐसे दोस्तों के साथ में रहना जो हमेशा आपको मोटिवेट करें, जो पॉजिटिव रखें अपने आप को। और घर के लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो हम उस चीज़ से निकल सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही मुश्किल एक जर्नी होती है। जर्नी की स्टार्टिंग, एंडिंग हर पार्ट मैटर करता है, कहीं भी गिव अप करने का मन कर सकता है। तो क्या आपकी ये पूरी जर्नी में कोई ऐसा पॉइंट आया जब आप एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे हो और आपको बहुत ही मुश्किल मोड़ आया हो जहाँ पर आपको वापस जाने का मन किया हो? और अगर आपका किया तो आपने कैसे खुद को आगे बढ़ने के लिए मनाया? जब भी मैं क्लाइंब करती हूँ ऑलमोस्ट हमारा समिट जो पुश होता है वो बहुत लंबा पुश होता है। सिर्फ 1.5 लीटर हमारे पास पानी होता है और ऐसे मोमेंट बहुत बार आते हैं जब मन करता है कि यार हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं हम क्यों इतनी तकलीफ में अपने आप को डाल रहे हैं। और बहुत सारा हम जिस तरीके से माइंड को समझाएंगे माइंड उसी तरीके से काम करता है। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जब 13 आवर्स 14 आवर्स हम कंटिन्यूसली चलते रहते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा एक कदम दूसरे कदम से आगे हो। इससे ज़्यादा मैं जर्नी सोचती ही नहीं हूँ कि अरे मुझे अभी इतने घंटे चलना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। हमेशा यही सोचो कि पिछले स्टेप से अगला स्टेप अच्छा हो,
उसके लिए हमेशा काम करते रहो और अपने माइंड को समझाओ मत कि मैं थक गया हूँ, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है। तो मैं जब भी किसी एक्सपीडिशन पे निकलती हूँ, जब तक वो कंप्लीट ना हो, तो मैं अपने माइंड को कभी नहीं बोलती कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारा माइंड सेट होगा, हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो सिर्फ मेंटली पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब ने माउंट एवरेस्ट को जो है चढ़ाई कर ली होगी, तब आपको क्या फील हुआ? जब आप उस चोटी पे पहुंच गए, जब आपकी सारी मेहनत रंग लाई, तब आपको क्या फील हुआ, आप बताइए। आप जब किसी भी माउंटेन पे होते हैं, ये तो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक की बात हो रही है, और मैं 23 में बहुत दुखी मन से वापस आई थी। और जब मुझे एवरेस्ट का समिट दिखा, तो मेरा पहला माउंटेन से ये था कि मैं 50 मीटर से वापस आई, और सिर्फ 1 घंटे की जर्नी, मुझे इतना टाइम लगा, 5 साल लगे मुझे आप तक पहुंचने के लिए, और 5 साल में बहुत कुछ सिखाया है माउंटेन ने मुझे। तो मेरे लिए बड़ा खुशी का मोमेंट था। उससे बड़ा खुशी का मोमेंट तब होता है जब किसी भी पीक के ऊपर इंडियन फ्लैग आपके बैग से निकले और वो आपके हाथ में लहरा रहा हो, तो एक एक रोंगटा खड़ा होता है। तो उस चीज़ को मैं कभी भी मतलब बोल के नहीं बता पाती हूँ, कि एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, और सच में बहुत फील होता है कि इंडियन फ्लैग आपके पास हो, और वो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे जो सपना मैं पिछले 5 साल से देख रही थी और वो पूरा हो रहा था, तो खुशी के आंसू थे। बट कहीं ना कहीं ये भी ये हो रहा था कि हाँ, बहुत कुछ सीखा है माउंटेन से, और बहुत कुछ सिखाया है इतने अच्छे के लिए, इतना मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए। मैं माउंटेन को थैंक यू भी बोल रही थी कि हाँ, ये हूँ मैं। तो देखिए, एक आखिरी प्रश्न के साथ इस इंटरव्यू का मैं अंत करना चाहूंगी। जब आप माउंटेन से उतरे, जब पीक पर आप जाकर के उतरे, तो लोगों ने किस तरीके से स्वागत किया और कहाँ कहाँ से आपको सपोर्ट मिला और कैसा लगा? मैं ब्लेस हूँ इस चीज़ के लिए कि लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा, 23 में भी दिया, 24 में भी दिया, और बहुत सारे सीएम सर ने ट्वीट किया, और कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं होगा जिसने ट्वीट करके मुझे बधाई ना दी। और मैं सच में अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी कि इतना आप सब लोगों का मुझे इतना प्यार मिला है, और मैं यही आशा करती हूँ कि आगे भी मैं माउंटेन क्लाइंब करती रहूँगी, और मुझे ऐसे ही आप सबका सहयोग और प्यार ऐसे ही मिलता रहे। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ही नहीं, पूरे भारत को, पूरे विश्व को आप पे बहुत गर्व है। आपने भारत खुद का ही, अपने परिवार का ही नहीं, पूरे भारत का, पूरे विश्व में आपने नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रीना भट्टी। आज हमारे इनके साथ बात हुई, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अगर आपको इनकी स्टोरी मोटिवेशनल लगी हो तो शेयर जरूर से कर देना, और इनकी स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट कर देना, और लाइक जरूर से कर देना। नमस्कार।